नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन हम लोग सीधा स्पेसिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, number of electric lines of force passing normally through a given area, through a given area is called as, ठीक है, is called as electric flux। ठीक है, ये वाला पार्ट समझा? अच्छा, अब मुझे कौन सी लाइन्स, मुझे लाइन्स ऑफ फोर्स में इंटरेस्ट है, लेकिन कौन सी लाइन्स ऑफ फोर्स में इंटरेस्ट है? जो कि गिवन एरिया को कैसी आपकी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एरिया कंसिडर करो, लेट्स से दिस इज एरिया दैट वी आर हैविंग। यहाँ पे हमने एक एरिया कंसिडर किया, ठीक है, ये इसमें का भी छोटा सा एरिया मैंने कंसिडर किया। ये एरिया ए रहेगा कि डी ए रहेगा? बोलो डी ए। सो आई कैन से दिस एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा? एरिया इक्वल टू डी ए रहेगा। अब यहाँ पे समझ लो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपकी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए ये यूनिफॉर्म फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है? यूनिफॉर्म। कैसे समझ में आया? सेट ऑफ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस। क्या बोला मैंने? सेट ऑफ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन। अब मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सपोज मैं ये वापस एरिया ड्रॉ करो, तो ये हमारा एरिया है लाइक दिस इज़ आवर एरिया। ये हमने छोटा एरिया कंसिडर किया, ठीक है। ये छोटा एरिया कितना रहेगा मेरा? डी ए रहेगा, राइट। अच्छा, मेरे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, देखो यहाँ पे, ये सुनो। अच्छा, अब मुझे जब भी मैं एरिया लेता हूँ तो मुझे कौन से वेक्टर ड्रॉ करना ज़रूरी है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, जब भी आप एरिया से डील करें तो कौन सा वेक्टर? एरिया वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। तो अगर मैं परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, यस और नो? यस और नो। अच्छा, अब मुझे बताओ ये दोनों सेम डायरेक्शन में कि अलग अलग डायरेक्शन में? अलग अलग डायरेक्शन में। ई वेक्टर और डी ए वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन है, हाँ या ना? अब मुझे बताइए, मुझे डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या कहता है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर और नॉर्मल, हाँ या ना? मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन से कंपोनेंट से मतलब है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है। तो अगर मैं यहाँ पे वेक्टर को अगर ड्रॉ करूँ, इफ आई ड्रॉ वेक्टर, ये वेक्टर को रिजॉल्व करे, ये ई वेक्टर को रिजॉल्व करे, तो इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आएगा? बोलो, कॉस कंपोनेंट आएगा, यस और नो? थीटा से जुड़ा हुआ कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। और यहाँ से थीटा से दूसरा दूर वाला जो कंपोनेंट होता है क्या होता है? साइन। तो कहने से दिस इज योर ई साइन थीटा, यस और नो? एक हो गया आपका ई कॉस थीटा, दूसरा क्या हो गया आपका? ई साइन थीटा, यस और नो? अच्छा, अब मुझे बताइए ई कॉस थीटा कैसा है? इसको परपेंडिकुलर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर है, यस और नो? अच्छा, ई साइन थीटा जो वो अलोंग द प्लेन है, मुझे कौन से कंपोनेंट में इंटरेस्ट है? कॉस की साइन, क्योंकि नॉर्मल लाइंस ऑफ फोर्स बोला ना, पासिंग नॉर्मली बोला। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर आई कैन से स्मॉल फ्लक्स फाई, दिस कैन बी रिटन एज कितना आएगा? दिस कैन बी रिटन एज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई, ठीक है। एंड दिस नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एरिया डी ए। ये हमारा छोटा फ्लक्स का डेफिनेशन है। सो देयरफॉर आई कैन से छोटा सा फ्लक्स डी फाई अगर लिखेंगे हम लोग, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई यानी क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा इंटू कितना आएगा? डी ए। अच्छा, अब मुझे बताओ, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी, हाँ है ना? अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। मतलब कहने से दिस इज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ ए बी कॉस थीटा। ये कौन सा फॉर्मेट में? ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा इन्हें कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एरो लिख के कर देता हूँ कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस छोटे फ्लक्स डी फाई को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर डी ए, यस और नो? आर वी क्लियर इन दिस केस? समझा? अच्छा, अब ये छोटा फ्लक्स है कि बड़ा फ्लक्स है? छोटा। छोटे फ्लक्स से मुझे अगर कंप्लीट फ्लक्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो अगर मुझे क्या निकालना है? पहले निकालना है टोटल फ्लक्स, ठीक है। इफ़ आई वांट टू राइट टोटल फ्लक्स फॉर गिवन एरिया, ठीक है, टोटल फ्लक्स फॉर गिवन एरिया अगर ये लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से। सो आई कैन राइट फाई टोटल, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ओवर अ गिवन एरिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिखेंगे? डी फाई। सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ओवर अ गिवन एरिया, यहाँ पे कितना आएगा? ई कॉस थीटा इंटू कितना आएगा? डी ए आ जाएगा, यस और नो? अच्छा, ये लिखा मैंने गिवन एरिया के लिए। अब यही चीज़ को अगर मुझे क्लोज सरफेस के लिए मोल्ड करनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर क्लोज्ड सरफेस इफ आई राइट, तो क्लोज सरफेस के लिए आपका लॉजिक क्या हो जाएगा? सिंपली सिर्फ थोड़ा सा फर्क रहेगा सिंबल में। तो टोटल फ्लक्स फाई, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल फ्लक्स डी फाई ओवर अ क्लोज सरफेस। समझा? सिंपल समझा क्या हुआ?
तो ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया ये क्लोज सरफेस डिनोट करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है. सो देयरफॉर आई कैन से टोटल फ्लक्स फाई दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस ई इंटू डी ए इंटू कितना आएगा कॉस ऑफ थीटा. यस और नो. चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे. हम लोग वापस इस डायग्राम की तरफ जा रहे हैं. अब मुझे बताइए यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म फील्ड ऐसी फील्ड होती है जिसका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट, मतलब ई कांस्टेंट टर्म है. मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ यूनिफॉर्म फील्ड के लिए मॉडिफाई करूँ तो ये ई मेरा कांस्टेंट आएगा. यस और नो. अच्छा अब मुझे बताओ सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कांस्टेंट रहेगा कि डायरेक्शन भी अनचेंज रहेगी? डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. यस और नो. अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी मतलब एरिया वेक्टर के साथ में जो एंगल बन रहा है वो फिक्स रहेगा कि वो चेंज होगा? फिक्स रहेगा. एंगल फिक्स रहेगा. फिक्स रहेगा ना. हाँ रहेगा ना फिक्स. तो फिक्स अगर रहेगा तो मतलब ये कॉस थीटा कांस्टेंट टर्म है कि वेरिएबल टर्म है? कांस्टेंट. मतलब ये इंटीग्रेशन साइन के क्या आ जाएगा? बाहर. मतलब ई भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे. राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अगर मैं लिखता हूँ फॉर यूनिफॉर्म फील्ड इफ आई राइट, तो इफ आई राइट डाउन फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, तो यूनिफॉर्म फील्ड के केस में आपको सिंपली ध्यान रखना है आपका ई और कॉस थीटा कांस्टेंट होगा तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल दिस कैन बी रिटन एज ई और कॉस थीटा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आ जाएगा. यस और नो. और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना हो जाएगा? ए. सो देयरफॉर आई कैन से टोटल फ्लक्स फाई कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा? ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा. एंड देयरफॉर आई कैन से टोटल फ्लक्स फाई टोटल कैन बी रिटन एज वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए. समझा मैंने क्या कहा? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड द लॉजिक और नॉट? क्लियर है यहाँ तक है? सो दिस इज हाउ. तो देखो आपको क्या क्या याद रखना है. पहले तो आपको छोटा फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना है, ई डी ए कॉस थीटा. छोटा फ्लक्स इज व्हाट? ई डी ए कॉस थीटा. टोटल फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ओवर अ गिवन एरिया ई डी ए कॉस थीटा. फॉर अ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा. फॉर यूनिफॉर्म फील्ड इट विल बी इक्वल टू कितना आएगा? ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा. ये कॉस थीटा. अंडरस्टूड? समझा यहाँ तक है? पक्का. चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी दैट इज यूनिट. ठीक है. अब यूनिट कैसे निकालना है देखो ध्यान से. ये हो गया आपका फ्लक्स फाई. हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है? ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा आ रहा है. यस और नो. अच्छा अब ई का एक यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं. एक सिंपल यूनिट है जो है न्यूटन पर कूलम. कुछ याद है? ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट. क्या फॉर्मूला? ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. तो एफ बाई क्यू नॉट के हिसाब से क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम. एरिया का यूनिट क्या होता है आपका? मीटर स्क्वायर. और कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता. तो आपका फाइनल यूनिट क्या बन रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अच्छा दूसरा यूनिट जो है ई का दूसरा यूनिट जो है ना वो है आपका वोल्ट पर मीटर. राइट. ये आगे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. तो इसका एक यूनिट क्या बन रहा है आपका? वोल्ट पर मीटर. वोल्ट पर मीटर के बाद में एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है. या सुनो. और कॉस थीटा का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं. तो आपका ये मीटर स्क्वायर और मीटर रहेगा कि कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल. तो आपका यूनिट क्या बनेगा? वोल्ट इंटू मीटर बनेगा. या सुनो. तो ये मेरा दूसरा यूनिट है, ये मेरा पहला यूनिट है. इसका एक और यूनिट है जो आपको याद रखना. फ्लक्स का आपका एक और यूनिट है जिसे हम लोग कहते हैं वेबर and it is denoted by the symbol called as WB. Understood? I hope I am clear with this part. समझा? So these are the three important units that you need to remember. Now next important part that we need to discuss is total flux phi के बारे में अगर बात करेंगे तो it is equal to कितना आएगा? Dimensions निकालना है हमें. तो total flux phi will have dimensions of E into dimensions of A और cos theta का कोई dimension नहीं होता. अच्छा E का dimension निकालने के लिए कहने से it is dimensions of force upon dimensions of charge. Yes or no? पढ़ा है हमने. अच्छा और एरिया का डायमेंशंस क्या होता है? एल रेस टू 2 हो जाएगा टेक्निकली. यस और नो. चलो लेट मी सब्स्टिट्यूट ऑल द डायमेंशंस. फोर्स का डायमेंशंस क्या होता है? एम रेस टू 1, एल रेस टू 1, टी रेस टू पावर -2 और यहाँ पे एल रेस टू 2 आ जाएगा. और नीचे में कितना आएगा? नीचे में चार्ज है तो कितना आएगा? टी रेस टू 1, ए रेस टू 1 आ जाएगा. सो इफ़ आई राइट इट ओवर हियर, अगर पूरा कैलकुलेट करके लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स फाई का डायमेंशंस अगर आप निकालेंगे तो देखो क्या मिलेगा. यहाँ पे एम रेस टू 1 मिलेगा, ये एल रेस टू 1 है, यहाँ पे एल रेस टू 2 है, तो कितना हो जाएगा? एल रेस टू. तो यहाँ पे मिलेगा एम रेस टू 1, एल रेस टू 3. अब यहाँ पे टी पावर -2 है, ये ऊपर जाके क्या बनेगा? टी रेस टू -3 आ जाएगा. और ये ए पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या बनेगा? ए रेस टू -1. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक है? नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ये डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट की वेक्टर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट से जो एंड रिजल्ट आएगा स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा? स्केलर. मतलब ये जो फ्लक्स है वो किस टाइप का क्वांटिटी? स्केलर है कि वेक्टर? तो आई कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नोट. अच्छा फ्लक्स अगर स्केलर है तो पॉजिटिव फ्लक्स भी हो सकता है, नेगेटिव फ्लक्स भी हो सकता है. तो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज से जो फ्लक्स निकलता है वो पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव चार्ज का जो फ्लक्स होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है.
ठीक है. सो फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड फ्लक्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव. अंडरस्टूड. याला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक है. एनी इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस. अच्छा, नेक्स्ट थिंग, आउट गोइंग फ्लक्स जो भी रहेगा. अच्छा, मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलती कि अंदर जाती? बाहर निकलती. मतलब उसकी जो फ्लक्स रहेगी आउटवर्ड रहेगी कि इनवर्ड रहेगी? आउटवर्ड. तो आउटवर्ड फ्लक्स मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव. तो आउटवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव. यस और नो? क्लियर है यहाँ तक है. सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये आपको